जय हिंद। पहले दोस्तों, सीटेट की इस लास्ट आवर स्टडी में हम क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हमारा जो स्कोर हो जाए वो पास करने लायक हो जाए, और अगर हमने पहले से भी पढ़ रखा है तो स्कोर अच्छा कैसे हो सके। तो इसके लिए कुछ बेहतर रणनीति हमारे पास होनी चाहिए। तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैथ पोर्शन की बात करें जिसका आज हमने क्लास भी लाए हैं, तो मैथ पोर्शन में यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम आपको पेडागोजी के कराने जा रहे हैं। ये 50 जो क्वेश्चन होंगे आपके अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर से होंगे, और सबसे अच्छी बात है कि जितने पेडागोजी के इशू बनते हैं, जो भी आपके पेपर में इशू बनते हैं, लगभग पैटर्न सेम रहता है। हमें तो 2011 से हम देख रहे हैं बराबर इन्हीं परीक्षाओं को, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी पढ़ाते और देखते आ रहे हैं, खुद देख करके भी। तो यहाँ पर पैटर्न लगभग सेम रहता है, क्वेश्चन जैसा वो उठाते हैं वैसे ही उठाते हैं, लेवल थोड़ा सा आप होता चला आया है। तो उन सभी इश्यूज को हमने यहाँ पर इन 50 क्वेश्चन में वो आ जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास को पेशेंस के साथ देखते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन में से 15 पूरी तरह से सही होने के चांसेस हैं, छूटेंगे नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट अलग भी आ गया तब भी आपको इतना यहाँ पर संज्ञान आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देर नहीं करते हैं, रीजन है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने का। मुक्त सिरे वाले मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस को समाकलित यानी रखने का निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त कारण हो सकता है। मतलब गणित में अगर मैथ्स की बात करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्यों रखे जाते हैं, इसका क्या कारण है। आप सभी जानते होंगे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जैसे फैक्ट्स आपने कुछ भी पूछा, कोई टीचर अगर एक बच्चे से खड़ा करके और फैक्ट्स पूछ रहा है केवल कि बताइए फला देश की राजधानी कहाँ है, तो एक फैक्ट है वो बता देगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर एक टीचर खड़ा करता है और ये पूछता है कि बताइए भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में कुछ बताइए, कैसे रिलेशन इस समय के हैं, तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट मींस वो वहां पर उसकी लॉजिकल पावर को चेक कर रहा है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक कर रहा है, उसकी समालोचनात्मक चिंतन के बारे में टीचर पता करना चाह रहा है। तो यही चीज होती है गणित में। अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना, यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। बाकी इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान होता है, नकल से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है, और वैसे भी चाहे एनसीएफ हो चाहे एनईपी हो, नकल करने को कहीं भी वैध नहीं माना गया है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, समय अधिक लगेगा तो क्या टीचर बैठ के क्या करेगा भाई, आराम करेगा, तो समय से कोई लेना देना इसका नहीं होता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। क्या समस्या उसने दी है कि एक क्लास में अगर 28 बच्चे हैं तो बताइए 616 यानी 616 बच्चों के लिए कितनी क्लासेस बनेगी जाके। यही क्वेश्चन है जो हम आपको सरल भाषा में बता रहे हैं कि 616 बच्चों के लिए अगर एक क्लास में 28 बच्चे रखे जाते हैं तो इनकी कितनी क्लासेस बनेगी जाके, ये आपको बताना है। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसको पेडागोजी में कैसे कन्वर्ट किया गया है कि एक बच्चा यहां पर कौन सी भी, और वो कर क्या रहा है, एक बच्चा ये कर रहा है, पहले उसने क्या किया 280, 616 में 280 लिए और उसने ये कहा कि 280 में 28 के हिसाब से 10 कक्षाएं बनी। फिर अगले 280 लिए, फिर उसने कहा यहां पर भी 28 बच्चे एक क्लास के हिसाब से, फिर से 10 कक्षाएं बन गई। तो टोटल क्लास कितने हो गए हैं, बच्चे कितने हो गए 560। अब उसके बच्चे कितने हैं 616 में 56 बच्चे बचे, 56 को फिर से उसने 28 से डिवाइड किया तो उसके पास कितनी क्लासेस आ गई 2। तब टोटल क्लासेस यहां पर कितनी बन गई जाके हैं, देखिए 12 क्लासेस बन गई। यानी कि उसने जो 28 का 616 में भाग लगाना चाहिए था उसको डायरेक्ट भाग न कर करके उसने इस तरह से हल किया। तो ये विधि गणित में किस नाम से जानी जाती है, तो इसको कहते हैं योग पर। पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया। योग पर विभाजन के वितरण नियम का प्रयोग किया है। योग पर विभाजन का वितरण नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी मान को, उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद हम ये गिनते हैं कि वो भाग कितने बने हैं। जैसे यहाँ 10-10 में तोड़ा और इसके बाद 280 को तोड़ा, फिर 280 56 को, तो हमारे पास टोटल ऐड करने के बाद कितना बन रहा है 12 क्लास बन रही हैं। यही योग पर विभाजन का वितरण नियम कहता है कि उसको बाद में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जाके हमारा पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है
जो जरूरी समझेंगे उसके चारों ऑप्शंस को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जहां पर जरूरत लगेगी। भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए भिन्न के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप सभी जानते होंगे भिन्न कैसे निरूपित की जाती है। एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन जो होता है एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। एक विभाजन समस्या होती है, जैसे कोई भी है 1/2 लिखा है, तो ये क्या है, एक आपको पता होगा कि अंश में हम 1 में 2 का क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। एक ही विभाजन ही क्या कर रहे हैं, विभाजन समस्या ही है, और इसी को यानी कि पॉइंट यहाँ पर सही है। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है। ये कथन समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। देखिए कैसे करता है, आपने कहा कि एक सेब है और उसके 4 भाग कर दिए, और ये फला भाग 1/4 भाग इसका सड़ा है। कैसा है, सड़ा है। तो यही तो बात ये कहना चाह रहा है कि एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। तो भिन्न द्वारा किसी समूह के भाग को हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर 10 फीट का पाइप है और उसमें से हम 3 फीट काट रहे हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3/10। यही इसका मतलब है। अगला देखिए, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह जो नोटेशन होता है एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। आप सभी जानते होंगे कि इसी 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:10 लिख सकते हैं, यानी अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये भी बात सही है। यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा होता है। देखिए यहां पर जो बात कही जा रही है उसको समझिए। ये एक पूर्ण का ऐसा भाग, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा होता है। भिन्न भिन्न दो तरह की होती हैं, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न। कैसी होती है, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वह होती है जिसका अंश हर से छोटा होता है, यानी कि जैसे 2/3 लिखा है तो इसका अंश हर से छोटा है, और यही उचित भिन्न कहलाएगी। क्योंकि जब कोई मान पूर्ण 1 नहीं हो पाता है तो उसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो वो उचित है। अब अगर अनुचित की बात करें तो जैसे यही 3/2 लिखते हैं तो ये भिन्न कैसी कहलाएगी, अनुचित। लेकिन अगर हम ये चीजें होती हैं, आप मिश्रित भिन्न लिख दो तो उसमें भी ऐसा होता है। लेकिन यहां पर जो बात कही, एक भिन्न आइडियल वही होगी जहां पर जो जो एक उसका जो मान है वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 से उसका मान कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए भिन्न का मान, तभी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो यही लास्ट वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे को लघुत्तम समावर्त लेना नहीं आता। अच्छा ये देखिए, एक बच्चे ने प्रश्न हल किया, 1/2 + 1/3 बराबर क्या कर दिया, उसने 2/5 कर दिया। इस हल से उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे करना चाहिए, 1/2 + 1/3 बराबर 1 को जोड़ दिया और 2 को 3 से जोड़ दिया, 2/5 लिख दिया उसने। बेसिकली एडिशन कर दिया, अंश अंश का कर दिया, हर हर का कर दिया। क्या है, बच्चे को लघुत्तम समावर्त लेना नहीं आता है। इसको हम देखकर क्या कह सकते, क्या आपको लगा है कि उसने लघुत्तम समावर्त गलत निकाला है। उसने लघुत्तम समावर्त को निकाला ही नहीं है, तो गलत या सही होने की कोई बात नहीं है। यानी इसको हम नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जो नंबर लाइन होती है, इस तरह से नंबर लाइन होती है। अगर यहाँ 0, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2, ये नंबर लाइन होती है। तो क्या इससे क्या लगता है कि वो नंबर लाइन नहीं जानता। कहीं से भी ये दिख रहा है कि उसको नंबर लाइन के बारे में नहीं पता है, या पता है या नहीं पता है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर हम इसके बारे में भी श्योर नहीं है, ये कोई निष्कर्ष। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया। उसको प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ के बारे में पता है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर होती हैं। और उसने आराम से नेचुरल नंबर्स को जोड़ा है, 1 को 1 के साथ जोड़ा है, 2 को 3 के साथ जोड़ा है। यानी कि उसने क्या किया, बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की जो अवधारणा उसको पता थी, कैसे संख्याएं जोड़ी जाती हैं, उसको भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित कर दिया। और वही उसने जो वो उसकी अवधारणा थी उसको कहां पर फिट कर दिया, जाके भिन्नों पर। ये जरूरी नहीं है कि उसको लासा नहीं आता, लासा निकालना नहीं आता, हम नहीं कह सकते कि नहीं आता है। लेकिन उसने फिलहाल जो किया है, उसने नॉर्मल संख्याओं को भिन्नों तक बढ़ा दिया कि जैसे संख्याएं जोड़ी जाती होंगी वैसे ही भिन्न जोड़ी जाती होगी। हो सकता है उसको लासा पता हो, है ना, ये बात है। बच्चे को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता। जोड़ना तो आता है, 3 में 2 जोड़ रहा है, 1 में 1 जोड़ रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लासा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कि उसको नहीं आता है। और भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वैसे भी पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बेस के लिए अगर हम छोटे स्तर की बात करें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि देखिए जो NEP 2020 है तो यहाँ पर
अब मैथ में क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो होती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? उसका मेन रीजन है ये एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि उभरती हुई तकनीकों का आधार है। यही इसका सही है और सही दूसरे क्यों नहीं है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला ऑप्शन है ये मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। देखिए मूलभूत कंप्यूटेशनल सोच जो है वो ठीक है, अपनी जगह पर गणित के लिए जरूरी है और लाइफ के लिए भी व्यवहारिक रूप में जरूरी है, लेकिन ये अस्तित्व के लिए मूलभूत कैसे हो सकती है? भाई क्या हमारे अस्तित्व के लिए मूलभूत हो सकता है? ऐसा तो नहीं जरूरी है कि अगर हम एआई नहीं जानेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, या हमें अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो हम इस दुनिया से निपट जाएंगे। तो यहाँ पर अस्तित्व जो वाली बात आई ये ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण यूज की गई है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। शिक्षक का स्थान कौन? कोई नहीं ले सकता है। ये स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है। सबसे कठिन पहलू क्यों है? किसी भी चीज को अगर सबसे कठिन, सबसे सरल बोला जा रहा है, तुरंत उस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। सबसे ना तो कठिन कुछ होता है और ना ही सबसे सरल कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा। नॉर्मल जो उसका रीजन था अपने एनईपी द्वारा उसको शामिल करने का यही था कि तकनीक बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो एआई हुआ, डेटा साइंस हुआ, जैसी उभरती तकनीकें हैं वो शामिल की जानी चाहिए। बस यही सिंपल सा उसका लॉजिक था। बहुत ज्यादा यहाँ पर भावात्मक होने की जरूरत है नहीं हम लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी कक्षा के अधिकांश शिक्षार्थी चार कैंडी और तीन कैंडी जैसी दो मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं। उनको चार कैंडी दी गई, कैंडी ठीक है, टॉफी मान लो, और तीन कैंडी दी गई और उनसे कहा गया कितनी कैंडी होगी, तो वो 7 कैंडी बता देंगे। बात ये है यहाँ पर। लेकिन जब वर्कशीट पर यही दिया गया 4 में +5 करने के लिए कहा जाता है, तो अधिकांश भाई शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब उसको मूर्त रूप में कोई चीज जोड़ने, ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जोड़ने के लिए, तो वो जोड़ देता है। लेकिन वही जब उसको सिंबल के साथ दिए जाते हैं ना, गणितीय चिन्हों के साथ, सिंबल्स के साथ दिए जाते हैं, तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये इसका क्या कारण है? कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कमजोर होना न कमजोर होना से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये आप किसी से कह ही नहीं सकते बच्चे से कि आप गणित में कमजोर हो, या किसी से ये कहो कि आप गणित में बहुत होशियार हो सकता है उसकी कुछ भी क्वालिटी नहीं, लेकिन आप ऐसा कुछ भी वहां पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो। शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हर कोई रुचि रखता है, वास्तविक गणित किसको पसंद नहीं है। शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। देखिए योग तो सिखाया जाता है, अगर नहीं सिखाया जाता है तो 4 कैंडी और 3 कैंडी वो कैसे जोड़ के बता रहा है? यानी ये तो बात गलत है। बस बात ये है कि प्रतीकों के उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं हुए। आप सभी जानते हैं जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। ठीक है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो सबसे पहले बच्चा मूर्त वस्तुओं में संक्रियाएं करना सीखता है, इसके बाद वो अमूर्त की ओर जाता है। और ये जो चीजें होती हैं 4 5, क्या कोई दिखता है 4 क्या है ना? जब ऑब्जेक्ट हम रख दें तब तो हमें दिखता है, लेकिन ऐसे दिखता है 4 क्या है? नहीं दिखता है। तो ये सिंबल हो गए ना इसके, तो सिंबल पे बाद में बच्चा पहुंचेगा और यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल कौन सा? यहाँ पर नीचे जितने भी कौशल दिए गए हैं, क्रमबद्धता हुआ है ना, सीरिएशन, कंजर्वेशन, डिकम्पोजिशन और क्लासिफिकेशन, यानी क्रमबद्धता, संरक्षण, अपघटन और वर्गीकरण, ये सब संज्ञानात्मक कौशल होते हैं जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करते हैं। और कौन सा ऐसा कौशल है जो क्या करता है? आकृतियों को कैसे पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। और किसके आधार पर? उनके गुणों के आधार पर। तो आप जब वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानते हैं और उनका समूह बनाते हैं, तो कक्षा 3 4 5 का बच्चा भी ये जानता होगा, उसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। जब वर्गीकरण, तो आपको पता चल गया कि आपने कहा कि इस आकार की चीजें, जो त्रिभुज के आकार की हो वो एक तरफ कर दीजिए, जो वृत्ताकार हो चीजें जैसे रोटी हो गई, सिक्का हो गया, कुछ भी हो, उनको एक तरफ कर दीजिए। ऐसे इसी को वर्गीकरण कहते हैं। बच्चों को इतना नॉलेज है कि किस तरह की चीज को कहाँ रखना है, लेकिन हमें जरूरत है इनकी भी। ये क्या होते हैं? देखिए क्रमबद्धता होता है जब शेप एंड साइज की बात आए, जब साइज की बात आए और चीजों को आपको एक ऑर्डर में लगाना हो, जैसे आरोही अवरोही क्रम में चीजें लगाते हैं, ये छोटी होगी उसके बाद ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रमबद्धता कहते हैं। ये केवल शेप एंड साइज से डिसाइड होती है, बाकी इसमें कोई गुण दोष नहीं देखे जाते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि जैसे एक ग्लास ये है, इसमें पानी भरा है, इसमें
पानी भरा है, संरक्षण। और एक बड़ी गिलास ये है, और ये पतली गिलास है, इसमें भी पानी भरा है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बड़ी गिलास देखकर ये कहे कि इसमें पानी ज़्यादा होगा। उसको ये पता होना चाहिए कि ये चौड़ी है, यानी इसमें भी जो आयतन है वो इसके आयतन के बराबर पानी हो सकता है। ये गुण जब डेवलप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, है ना? यानी यहाँ पर बच्चा जान रहा है कि बड़ा होने से मतलब नहीं होता, बर्तन कोई भी हो, आयतन किस तरह से समान हो सकता है, ठीक है? अपघटन क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है चीज़ों को कैसे बाँटा जाए, है ना? ये बाँटने से रिलेटेड होता है, तो अपघटन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है, तो वह इसे इस तरह से लिखता है, 100 लिख दिया और 5 लिख दिया, लिखता है। ये इंगित करता है, ये क्या बताता है हमें कि जब बच्चा कोई ऐसे लिख रहा है तो वो किस तरह की गलती कर रहा है। देखिए, वह शरारती है, शरारत से यहाँ क्या लेना देना है ना, शरारत होता तो वो लिखने के बजाय कहीं और चढ़ा घूम रहा होता। उसे स्थानीय मान की अवधारणाओं को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं इसको। वह गणित सीखने में अयोग्य है। गणित सीखने में अयोग्य क्यों हो गया भाई? कोई मतलब ही नहीं। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है, कमजोर से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। भाई सीखने से क्या मतलब है? उसको कौन सी अवधारणा क्लियर नहीं है, ये हमें जानने की जरूरत है। वो कमजोर है, होशियार है, ये ठप्पा लगाने की, लेबलिंग करने की हमारे अंदर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, या हम ऐसा नहीं कर सकते एज अ टीचर। उसे स्थानीय मान की अवधारणाओं को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। उसने 105 को इस तरह से लिख दिया, उसको पता नहीं है कि ये 105 ना होकर के 1005 हो गया है, क्योंकि आपको ये जो इकाई है, 100 में जो इकाई थी उसको 5 के साथ क्या करना था? ऐड करना था, तब जाके आप 105 लिख पाते। तो इस तरह से उसको स्थानीय मान की समझ अभी अच्छे से स्पष्ट नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? देखिए, कौन सी अवधारणा है? क्षेत्र की अवधारणा। क्षेत्र मतलब होता है एरिया। एरिया आप उसको सिखाना चाहते हो, जिसे आप क्षेत्रफल कहते हो, और बच्चा है चौथी कक्षा का, तो उसको सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि आप उसको क्षेत्रफल की अवधारणा सिखा पाओ। चलिए देखते हैं। गिनतारा, आप सभी जानते होंगे गिनतारा से हम लोग क्या करते हैं। गिनतारा से जो सबसे अच्छी अवधारणा सीखी जाती है वो कौन सी होती है? स्थानीय मान होती है। गिनतारा से जो सबसे सही से अवधारणा सीखी जाती है वो कौन सी होती है? स्थानीय मान होती है। सूत्र आधारित विधि, देखिए सूत्र आधारित विधियों तक जाने के लिए चौथी का जो कक्षा का बच्चा होता है वो बहुत कम क्लास का बच्चा है। हम सूत्रों पर नहीं जाएंगे उसको क्षेत्रफल की, और फिलहाल तो हम उसे क्षेत्र की अवधारणा के बारे में परिचित करा रहे हैं कि एक सरफेस क्या होता है। क्षेत्र आप जानते होंगे, किसी भी आकृति से किसी भी भुजाओं से घिरी आकृति के जो जितनी जगह होती है, जो पृष्ठ होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये समझाने के लिए आप सूत्र लेके आ रहे हो उसके सामने, तो ये बात बहुत गलत है, ठीक है। सन्निकट और अनुमान, इसको भी बताएंगे। टेसलेशन या टाइलिंग, टाइलिंग देखिए टाइलिंग क्या होता है? आपने देखा होगा बेसिक में, जो बेसिक के स्कूल होते हैं या जो भी प्राइमरी के स्कूल्स होते हैं, वहां पर टाइलिंग की किट वगैरह आती है बच्चों को सिखाने के लिए, और कई कलर्स की भी आती है। टाइलिंग का मतलब ये होता है वहां पर कहीं इस तरह के बेस दिए होते हैं, कहीं इस तरह के बेस दिए होते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। तो कहीं सर्कुलर बेस दिए होते हैं, तो इन बेस में वो उन टाइल्स को लगाते हैं। तो इससे उनके अंदर क्या पता चलता है? एरिया के या पृष्ठ के बारे में, कि उसका फैलाव कितना है, वहां पर जगह पे कितनी टाइल्स लगेंगी, तो इसके बारे में उसको पृष्ठ के बारे में जानकारी होती है। सबसे अच्छा होता है टाइलीकरण। सन्निकट और अनुमान, ये आगे की क्लासेस के लिए अच्छा माना जाता है। हाँ, ये भी एक अच्छी तकनीक है, सन्निकटता पता होना और अनुमान लगाना। अनुमान लगाने को कभी खराब नहीं बताया जाता, ये भी आपको बता के चलें, बट ये फॉर अपर क्लासेस थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैस्मीन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समानांतर होते हैं। उसने क्या कहा? एक आयत जो होता है उसमें विपरीत भुजाओं के दो युग्म समानांतर होते हैं। ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, यही तो बात वो कह रही है। एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के दो युग्म समानांतर होते हैं। इसी तरह से एक वर्ग अगर बनाया जाए तो उसमें भी उसने कहा ये आपस में समानांतर होते हैं, आमने सामने। और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज, और एक जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसमें भी यही होता है, ये इसके समानांतर होता है और ये इसके समानांतर होता है। ये कौन कह रही है? जैस्मीन कह रही है। इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। अब उसने निष्कर्ष क्या निकाला है? उसने निष्कर्ष निकाला है कि इसलिए जो आयत और वर्ग है वो भी दोनों कैसे होंगे? समानांतर चतुर्भुज होंगे।
देखिए उसने सबसे एक एक गुण निकाला, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज से गुण निकाला और उन गुणों के आधार पर उसने संबंध बना दिया। क्या संबंध बना दिया कि जिस तरह से सबके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आयत और वर्ग भी क्या होंगे, समानांतर चतुर्भुज होंगे। अब बात करते हैं कि पूछ क्या रहा है। जैस्मिन वैन हेले के, देखिए वैन हेले लगभग चाहे प्राइमरी की एग्जाम हो चाहे जूनियर की हो, पेडागोजी में ये क्वेश्चन जरूर रहता है वैन हेले से रिलेटेड। वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर आती है? तो देखिए वैन हेले ने जो अपने स्तर बताया उनको समझ लीजिए। पहला उन्होंने बताया था दृश्यीकरण, पहला क्या बताया था, दृश्यीकरण बताया है। दूसरा उन्होंने बताया है एनालिसिस, जिसे विश्लेषण कहते हैं, एनालिसिस जिसे विश्लेषण कहते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है संबंध, क्या बताया है, संबंध, जिसे उन्होंने अनौपचारिक निगमन कहा, अनौपचारिक निगमन कहा, अनौपचारिक निगमन। और अगला कहा औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन कहा। और लास्ट जो कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगला था दृढ़ीकरण, क्या कहा, दृढ़ीकरण। और दूसरा नाम इसका शायद यहीं पर दिया भी होगा, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, दृढ़ीकरण का, क्या कहा, दृढ़ीकरण। अब देखिए इनको समझ लीजिए, अब बस 1 मिनट में इनको समझ लीजिए। दृश्यीकरण होता है जब बच्चा आकृतियों को देख करके उनकी पहचान करता है, तो उसे दृश्यीकरण कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों को क्या बताया जाता है कि गोल गोल में रोटी है, सिक्का है, उसको किससे जोड़ा जाता है, सर्कल से जोड़ा जाता है, तो ये दृश्यीकरण हो गया। मूर्त रूप में जब चीजें दिखाई जाती हैं उनकी आकृतियों को वो पहचान करता है, और शुरुआती स्तर यही होता है। इसको लेवल 0 बोला इन्होंने, क्या बोला, लेवल 0 बोला। फिर आता है विश्लेषण। विश्लेषण में होता है गुणों के आधार पर आकृतियों की पहचान करना। जैसे आयत में उसने गुण सीख लिए कि आयत में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं और 4 90 अंश के कोण होते हैं, है ना, इस तरह से, और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आयत के बारे में उसने सीख लिया, इसी तरह से वर्ग के बारे में। तो अलग अलग भुजाओं के बारे में उसने उसको अगर जानकारी है, उसके गुणों की जानकारी है, तो वो किस स्तर पर पहुंच गया, लेवल 1 यानी विश्लेषण के स्तर पर पहुंच गया, एनालिसिस के स्तर पर पहुंच गया। अगला होता है संबंध स्थापित करना। अब विभिन्न आकृतियों में जो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, उन कॉमन पॉइंट के आधार पर कोई संबंध बनाने को, लेकिन कैसे होंगे, अनौपचारिक संबंध होंगे। अनौपचारिक संबंध बनाने को ये वही बना रहा है सामने वाला, उसको 1 या 2 गुण मिल गए और इस तरह से उसने रिलेशन डेवलप कर दिया उन फिगर्स के बीच में, तो इसे क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं या अनौपचारिक निगमन कहते हैं। और वही यहां पर है, वो क्या कर रही है, संबंधों की समझ या अनौपचारिक निगमन। ऐसे भी आ सकता है ये, अनौपचारिक निगमन, यही चीज यहां पर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन जो होता है वो नियमों, सिद्धांतों, प्रमेयों पर आधारित होता है, जहां पर जो सिद्ध प्रमेय होते हैं उनके आधार पर जब कंपैरिजन किया जाता है वास्तव में जो होना चाहिए, तो उसको हम किस में रखते हैं, औपचारिक निगमन के आधार पर रखते हैं। जैसे कि प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो यही क्या हो जाएगा, ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, औपचारिक निगमन वाली हो जाएगी। और लास्ट बनती है दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण का मतलब होता है जब अपने वो इस स्तर पे पहुंच जाता है कि आकृतियों के बारे में अपने सिद्धांत में या कहें उनके बारे में वो अपने तर्क देने लगता है, तो वहां पर वो कौन सी कंडीशन होती है, दृढ़ीकरण वाली होती है, जहां पर वो स्वयं उस स्तर तक पहुंच जाता है, प्रमेयों को सिद्ध करने के स्तर तक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना। देखिए मैथ प्रोमोटिंग मेमोराइजेशन, क्या मेमोराइजेशन को प्रमोट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। रटना, मेमोराइज करना, इन चीजों को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। कम से कम जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का नाम लेकर तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, और क्लास में भी ऐसा नहीं कराना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। गणितीय तर्क विचार, ठीक है, सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनाना, तो यहां पर केवल बी हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन हो जाएगा, एकमात्र अधिकारी, ओनली, है ना, बिकमिंग सोल अथॉरिटी। सोल अथॉरिटी आप किसी को नहीं दे सकते हैं, ना तो खुद ले सकते हैं, ना किसी एक सिंगल पर्सन को दे सकते हैं, कम से कम टीचिंग में। और जब आप एनईपी को लेकर चल रहे हैं, जब आप एनसीएफ को लेकर चल रहे हैं, तो सोल अथॉरिटी किसी को कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स, कौन सा है जो इंडियन मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। चरक संहिता, देखिए चरक संहिता आपको पता है ये किससे संबंधित है, ये आपका इससे बीमारी से, मतलब उसे क्या बोलते हैं, क्या उसे बोला जाता है, चरक संहिता आयुर्वेद से रिलेटेड है, मतलब जहाँ पर बीमारियों के बारे में बात की गई,
और उनके इलाज के बारे में बात की गई है, उसे ही चरक संहिता कहते हैं। ठीक है, वो वर्ड नहीं याद आ रहा हमें। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति और खगोल, स्पेशली ये खगोल शास्त्र से संबंधित है, खगोल शास्त्र से संबंधित है सूर्य सिद्धांत। बौधायन शुल्ब जो है, ये सबसे ज्यादा खगोल शास्त्र है। बौधायन शुल्ब जो है, इसमें ज्यामिति तो है ही, ज्यामिति तो है ही, स्पेशली पाइथागोरस प्रमेय जो बात की गई वो भी बौधायन शुल्ब सूत्र में की गई है, पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा। ठीक है, और लीलावती जो जानी जाती है, ये हमारी मैथ में तीनों चीजों के लिए जानी जाती है, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के लिए जानी जाती है। तो इस तरह से ये तीन हो गई है हमारी गैरिज से रिलेटेड, और चरक संहिता हो गई चिकित्सा। हाँ, वही वर्ड नहीं याद आ रहा था, किससे संबंधित हो गई है? चिकित्सा से संबंधित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? रचनात्मक आकलन क्या होता है? देखिए, वो आगे आएगा तब हम आपको डिटेल में बताएंगे रचनात्मक, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? क्या है? देखिए, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक, पहले रचनात्मक आकलन तो कम से कम हम आपको बता ही सकते हैं। रचनात्मक आकलन वो होता है जो बच्चे को शिक्षण के दौरान उसका आकलन किया जाता है, ये जानने के लिए कि क्या कमी छूट रही है, कितना और सुधार करने की ज़रूरत है, और हमें जो लर्निंग गैप है वो कितना क्रिएट होकर चल रहा है, जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसमें कितना अभी गैप होकर क्रिएट हो रहा है, मतलब जो लर्निंग आउटकम्स हमने निर्धारित किए थे उसको पाने में कितना गैप छूट रहा है, इन सभी की जानकारी के लिए, और हमें अपनी रणनीति में और कितना सुधार करना चाहिए, इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसे ही रचनात्मक आकलन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो टीचिंग के बाद, यानी कि लर्निंग आपने करा दी है उसके बाद जो असेसमेंट बच्चे का किया जाता है कि आपने कितना सीखा है ना, तो आफ्टर लर्निंग जो किया जाता है उसको समेटिव कहते हैं, और फॉर्मेटिव क्या कहते हैं? जो ड्यूरिंग लर्निंग किया जाता है। ठीक है, एक बार चेक कर लें सब सही चल रहा है क्या। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम देखना, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, बिल्कुल सही। अवधारणाओं की समझ की पहचान तो की जाती है इसमें। ये विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, कहाँ पर डाउट्स हो रहे हैं विद्यार्थियों को, क्या दिक्कत आ रही है, इसका भी पता इससे लगाया जाता है। सही है, ये भी सही है। ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। देखिए, आपको कहीं भी ग्रेडिंग आ जाए, कहीं पर भी आपको ग्रेडिंग आ रहा है, बच्चों को श्रेणीकरण करना, तो इस तरह की अगर कुछ भी बात आती है तो वो निगेटिव की ओर ही हमें ले जाती है। यानी हमें ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को इस मूल्यांकन के आधार पर हमें श्रेणीबद्ध करना है, बल्कि हमें उनकी कमियां ढूंढ के उनका क्या करना है? डायग्नोस करके उनका रिमेडियल टीचिंग करनी है उनके लिए। निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। ठीक है, और ये भी देख तो लीजिए क्या दिया, निर्देशात्मक क्रियाकलाप, तो ये सही है, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, हमें चेक करनी होती है उनकी प्रोग्रेस कैसी है, तो ये सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, यानी यही सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है, क्योंकि भाग से क्यों कठिनाई आती है लोगों को? विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते हैं। क्या भाग का चिन्ह इतना बुरा होता है कि इसको पसंद ना किया जाए ना? बिल्कुल इलॉजिकल ऑप्शन है। भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। भाग की तो दैनिक जीवन में इतनी उपयोगिता है कि भाग के पीछे तो देश लड़ रहे हैं और परिवार में लोग लड़ रहे हैं, तो भाग की तो बहुत उपयोगिता है। भाग की समस्याओं को, हमारा ये भाग है, तुम्हारा वो भाग है, भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती हैं। क्या कह रहा था ये क्वेश्चन? विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है? नहीं, भाग की समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। आप सभी को पता होगा कि सीखने का एक चरण होता है, वो अलग बात है। जैसे सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है वो जोड़ सीखता है, जोड़ के बाद वो घटाना सीखता है, और घटाने के बाद गुणा की ओर जाता है, और गुणा के बाद वो भाग की ओर जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। आप चाहो कि ये आपने सिखाया नहीं तीनों, आप सीधा भाग सिखाने लगो, क्या ये पॉसिबल है कि वो भाग सीख जाएगा? नहीं, अगर ये तीन उसको संक्रियाएं क्लियर हो गई हैं तो वो भाग भी सीख जाएगा, तब उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो ऑप्शन थर्ड वाला है, भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अनौपचारिक कलन विधियां होती हैं जिससे आप व्यवहारिक गणित को लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में
वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं की पहचान के लिए कौन सी आकलन तकनीक सबसे अच्छी है। अब देखिए सभी आकलन तकनीक यहाँ पर लगभग लिखी हैं जो आपकी पूछी जा रही है। योगात्मक आकलन क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, हमने पहले ही बताया है, जो लास्ट में किया जाता है, यानी कि लर्निंग के लास्ट में किया जाता है, और ये पता करने के लिए जो हमने मतलब एक तरह से आप इसको मान सकते हो कि बच्चे की ग्रेडिंग के लिए, इसीलिए इसको सबसे बेकार माना जाता है। ग्रेडिंग के लिए कौन पास हुआ है, कौन फेल हुआ, ये पता करने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे हम योगात्मक आकलन कहते हैं। इंग्लिश में इसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, विच इज कंडक्ट आफ्टर द लर्निंग। ठीक है। रचनात्मक आकलन क्या होता है, ये अभी हमने आपको बताया। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ड्यूरिंग लर्निंग होता है, टू डायग्नोज दी डिफिकल्टीज। ठीक है। नैदानिक आकलन क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट यही है कि हमें ये पता लगाना कि बच्चे ने लर्निंग आउटकम में कितनी समस्याएं उसको रह गई, कहाँ कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है, इसका पता लगाना नैदानिक आकलन कहलाता है। और समकक्षीय आकलन होता है जब पीयर असेसमेंट किया जाता है, यानी उसके सहपाठियों द्वारा जब असेसमेंट करवाया जाता है तो उसे हम पीयर असेसमेंट बोलते हैं। तो सब कौन सी आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं है, तो योगात्मक वाली हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए। देखिए जो संख्या चार्ट होता है, पहले समझिए, संख्या चार्ट होता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स दिए होते हैं। कैसे दिए होते हैं, नेचुरल नंबर्स दिए होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में क्या कर पाना, नेचुरल नंबर्स में डेसिमल को समझा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्याएं दी होती, तो संख्या चार्ट में ये संभव कम होता है। ठीक है। ये दिखा है डाइंस ब्लॉक्स में आप डेसिमल को समझा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 100वां, 1000वां, 10वां भाग आप आराम से समझा सकते हो। तो डाइंस ब्लॉक्स जो होते हैं ना, पहले फुटकर होते हैं, फिर 10 की लाइन में ऐसे होते हैं, इस तरह से, फिर 100 वाला पूरा होता है कॉलम, इस तरह से बटा होता है। तो आप इसमें डेसिमल को समझा सकते हो, यहाँ पर डेसिमल के पार्ट को। ठीक है। टेलर गिनतारा भी अगेन ये स्थानीय मान के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्थानीय मान के लिए होता है। ग्राफ पेपर में भी आप डेसिमल को समझा सकते हो, क्योंकि जो ग्राफ पेपर बना होता है वो भी कई छोटे छोटे वर्गों से बना होता है, और एक वर्ग को अगर आप एक इकाई मान के चलते हैं, तो आप उसमें अगर किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं और किसी वर्ग में आधा या कम ज्यादा जाते हैं, तो दैट मीन्स आप वहां पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, डेसिमल का प्रयोग कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ग्राफ पेपर जो बना होता है, जिसमें हम पेंसिल से एक्सिस वगैरह बनाते हैं, अक्ष जो होता है ना, क्वाड्रिक ज्योमेट्री वगैरह जो सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर हो गया। तो यही हो जाएगा डायनिक्स और ग्राफ पेपर, यानी बी और डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर, ये ध्यान रखना, प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% की छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन, यानी मूल्य निकालने के लिए कहा गया। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य पर, देखिए दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य पर परिकलन करता है और फिर मूल्य में से 16% काट लेता है। इस समूह द्वारा प्रयोग की गई विधि है। पहले हम आपको समझा दें, होता ये कि प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% की छूट देनी थी। मोटरसाइकिल के मूल्य नहीं पता है कि समान है या असमान है, ये नहीं पता है, प्रत्येक पर 8% की छूट देनी थी। तो एक बच्चा क्या करता है, उन दोनों के मोटरसाइकिलों के मूल्य को जोड़ देता है और बाद में कुल मूल्य से 16% डिस्काउंट दे देता है। उसने ये सोचा कि पहले से 8 और दूसरे से 8, तो हम 16% क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो डिस्काउंट हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं सही है। अगर आप 100 रुपए में 8%, 100 रुपए का 8% निकालते हो तो 8 रुपये आएगा, और दूसरी बाइक भी मान लीजिए 100 रुपए की है तो उसका भी 8% निकालते हो तो कितना आएगा, 8 रुपये आएगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब दोनों कैसे हो, जब दोनों मूल्य समान हो, ये तब पॉसिबल है। तब आप कर सकते हो किसका, 200 का, दोनों को जोड़ सकते हो और फिर इसका क्या निकाल सकते हो, 8% निकाल सकते हो, तो 8 दूनी 16 रुपए ही आ जाएगा इकट्ठा। लेकिन आप ये करो कि 200 का 16% निकाल दो, वही जो उसने किया है कि दोनों को जोड़ करके 16% निकाल दिया, तो ये तो गलत किया ना। तो यही हो जाएगा, गलत है, क्योंकि उन्होंने कुल मूल्य से 8% की जगह 16% छूट काट दी है। तो ये यहीं पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। देखिए, निम्न में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान,
समाज और दैनिक जीवन में जो गणित का योगदान होता है को प्रतिबिंबित करता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर गणित को सामाजिकता या फिर व्यवहारिकता के तौर पर देखा जाता है? औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। अभी रुक जाइए थोड़ा सा। रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना तथा अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है। दैनिक जीवन में उत्पन्न डाटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना तथा प्रतिपादित करना। ठीक है। छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हो। क्या यहाँ पर पूछ रहा था, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित हो। गणितीय कौशल और अवधारणाओं पर आधारित अगर कोई खेल खेले जाते हैं तो वो तो गणित के लिए सबसे अच्छे माने जाएंगे, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर क्या दिक्कत आ रही है ऊपर वालों? दैनिक जीवन में उत्पन्न डेटा को एकत्र करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना। नहीं, ये तो बहुत ही मैथमेटिकल वर्क हो जाएगा। ये फिर वो बात नहीं रहेगी जो वो अनुभव और दैनिक जीवन से जोड़ने वाली बात है, वो नहीं रहेगी। रोजगार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलना, क्यों मिले जाके भाई? अन्वेषण करना कि वे अपने काम में गणित का उपयोग किस प्रकार करते हैं, हम क्यों उनमें देखें कि वो गणित का क्यों अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी गलत हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है? अगर मैथ लेबोरेटरी की बात करें तो कौन सा ऐसा चारों में से, तो मैथ लेबोरेटरी के बारे में कैसा है, सही है। देखिए, यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। ये अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। रुक जाइए, भी बताएंगे। यह प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है। ये कंजेक्चर बनाने, उनकी जांच करने, देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है। इसका उपयोग विद्यार्थियों के गणित के ज्ञान का आकलन करने के लिए और तदनुसार उनको ग्रेड देने के लिए किया जाता है। तो पहले तो ग्रेड देने वाला खत्म कर दो, ग्रेड देने के लिए किया जाता है मतलब इसको गलत कर दो। फिर आ जाइए बात, और क्या है बचा है इसमें? देखिए, ये अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। ये प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करता है। ये सही है। और चौथा कहाँ गया है? मतलब ए बी सी डी, और ये सही है। सॉरी, ये तो गलती था। कंजेक्चर उनकी जांच पैटर्न सामान्य, ये कंजेक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करता है। यानी बी और डी जहां पर सही होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, बी और डी। देखिए कैसे, ये अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। इट इज ए प्लेस टू एंजॉय मैथमेटिक्स थ्रू इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन। भाई इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन क्यों है? क्या गणित में आप ऐसा कुछ करवाओगे जो कि औपचारिक नहीं है, मतलब कुछ भी करने के लिए कह दोगे और इससे अगर कुछ भी उल्टा सीधा निकल आए तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो अनौपचारिक कुछ भी नहीं होता है मैथ में, ठीक है, औपचारिक होगा। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है, आनंद लेने का स्थान नहीं है, सीखने का स्थान है। ये प्रयोगों के द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करता है। आपके पास जो लैब होती है वो होती प्रयोग करने के लिए, और वहां पर आप प्रमेयों को सिद्ध कर सकते हैं। अगर यही साइंस की होती तो वहां पर आप केमिस्ट्री को सिद्ध कर रहे होते, बायो को सिद्ध कर रहे होते, लेकिन मैथ की है तो आप प्रमेयों को सिद्ध कर रहे हो। तो बिल्कुल सही है, प्रदान कर रही है आपको अवसर कि आप जांचो जो थ्योरी है क्या वो सही है या नहीं है जो दी गई है पहले की। ये कंजेक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने। आप समझते हो, देखते हो, जांच करते हो, फिर उस पैटर्न को सामान्यीकरण करते हो कि हाँ ये चीज अप्लाई की जा सकती है, तो ये सही है। ठीक है, सामान्यीकरण करना होता है, सब जगह अप्लाई करना। निम्न में से किन भारतीय गणितज्ञों को संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? संख्यात्मक विश्लेषण के लिए जाना जाता है आपका भास्कराचार्य और आर्यभट्ट को। भास्कराचार्य और आर्यभट्ट दोनों को संख्यात्मक यानी कि संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2000 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ-एफएस 2022 ने अमूर्त गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। किसके लिए? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। इसको देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। में गणितीय अवधारणाएं जो हैं, अमूर्त गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या होने चाहिए? तो आप सभी जानते होंगे सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए
अनुभव, अनुभव के बाद बच्चे सबसे पहले जीवन से क्या लेते हैं, अनुभव लेते हैं। अनुभव के बाद बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा में गणित होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा। और इसके बाद चित्र होने चाहिए, इसके बाद उसको हम चित्र दिखा करके मैथ्स सिखाएंगे। और लास्ट में हम उसको लिखित यानी सिंबल जो होते हैं गणित के, लास्ट में हम उसको चिन्हों की ओर लेके जाएंगे, है ना। सीधा नहीं है कि उसको कह देंगे 4 और +3 इज इक्वल टू कितना होता है, ना तो उसको इज इक्वल टू के बारे में पता, ना प्लस के बारे में पता, ना 4 के बारे में पता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। सबसे पहले जो बच्चे के घरेलू अनुभव होते हैं उनसे वो मैथमेटिक्स को निकालेंगे, फिर हम बोलचाल की भाषा से रिलेट उसके आपके घर में ये हो रहा है, अगर इतने लोग घर में हैं तो आपके घर में कितने लोग हैं, और अगर आपके भाई की शादी हो जाती तो कितने लोग हो जाएंगे। तो इस तरह से बोलचाल की भाषा तक हम ले जाते हैं, फिर हम चित्रों तक ले जाते हैं। जैसे इस तरह से हम चित्र बना देते हैं और प्लस इधर और ज़्यादा बना देते हैं, अब बताते हैं कि कितने हो गए हैं ये, तो वो यहाँ पर सीखता है। और तब जाके लास्ट में कहीं हम चिन्हों की ओर लेकर जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल बात है, आप अगर ऐसे ही देखोगे रटने की जरूरत भी नहीं, तब भी आपको याद हो जाएगा कि क्या पहले होना चाहिए क्या बाद में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण है। देखिए क्या कह रहा है, कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है। देखिए गणित का एक स्तर होता है, ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले बच्चे को आप भाग सिखाने लगेंगे जाके, आपने उसको संख्या बताई नहीं, संख्या का ज्ञान कराया नहीं, और आप सीधा कह दें कि आप भाग सीखो, उसको संख्या के बारे में नहीं पता है। और संख्या से भी पहले उसको किसके बारे में पता होना चाहिए, अंकों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक क्रम होता है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एक क्रम होता है, और उसके बाद उसी क्रम से लोग सीखते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो तार्किक रूप से व्यवस्थित है के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है। देखिए, पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता है। पूर्णांक क्या होते हैं, आप सभी जानते होंगे। पूर्णांक होते हैं धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं, दो तरह के पूर्णांक होते हैं। और ये क्या कह रहा है, पूर्णांकों की अवधारणा को संख्याओं के गुणन और भाग की अवधारणाओं से पूर्व विकसित कर। ये कह रहा है गुणा भाग भैया बाद में सिखाओ, पहले पूर्णांक सिखाओ। आप भी जानते होंगे कई सारे बच्चे होंगे जो -4 नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको सिखाया जाता है कि 2 इंटू 2 कितना होता है, तो वो 4 निकाल लेते हैं। यानी कतई जरूरी नहीं है कि पहले उनको आप क्या सिखाओ, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक सिखाओ, तब जाके किस पर लेकर जाओ, गुणन और भाग पर लेकर जाओ। ये कतई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है। जो गुणन है, आपको भी पता है कि योग को जब कई पर मल्टीपल टाइम करते हैं तो वो गुणा के रूप में जाना जाता है। जैसे 2 + 2 + 2, तो हम कह सकते हैं 2 को कितनी बार, 3 बार जोड़ा गया है, यानी 6 हुआ है। तो ये बात सही है, गुणन योग की अवधारणा का अनुपालन करता है और उस पर विकसित होता है, बात सही है। संख्या बोध को योग और व्यवकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है ये यहाँ पर, संख्या बोध को योग और व्यवकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है। संख्या बोध को योग, देखिए आपको संख्याओं के बारे में अगर पता नहीं होगा तो आप जोड़ और घटाने को कैसे सिखा सकते हैं। तो संख्या बोध को योग और विकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है, और ये ऑप्शन सही है। एक सेकेंड जरा देख लें, हाँ ठीक है। संख्या बोध को योग और विकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है। योग और विकलन की अवधारणा से पूर्व विकसित करने की आवश्यकता होती है, और तब जाके, हाँ ठीक है, ये सही है। तो क्या हो जाएंगे, बी और सी हो जाएंगे, बी और सी हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें डाउट है, बाकी बी और सी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। अद्वितीय हल जो होते हैं, तो लाइनियर इक्वेशन समझाती है, हैविंग यूनिक सोल्यूशन। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सोल्यूशन अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। तो इसका हो जाएगा कई समीकरण बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, कक्षा 1 के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संख्याओं में अभिकलन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। कक्षा 1 के लिए अभिकलन की संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। ऊपर देख लीजिए, विच among the following is are true about the computation in basic operation for grade second learner। देखिए क्या, इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्य नीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है।
अगला, इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, ठीक है। इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता नहीं। बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करना कम से कम कक्षा 1 में सम्मिलित नहीं होगा, है ना। कक्षा 1 के लिए आधारभूत संक्रियाएं जो होती हैं में अभिकलन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, ऑपरेशंस के लिए कौन सा सही है। तो इसमें बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करने की बच्चे की क्षमता समाकलित है, नहीं है। कक्षा 1 में बड़ी संख्याओं के साथ परिकलन करना शामिल नहीं होता है। इसमें बच्चे की अनुमान लगाने की क्षमता समाकलित है, बिल्कुल। बच्चे को पूरी छूट होती है कि वो संख्याओं के साथ अनुमान लगा सकता है, चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, कुछ भी हो, वहां पर वो अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकाल सकता है। और अनुमान लगाने को गणित में कभी भी खराब नहीं बताया जाता है, ये ध्यान रखना। एक पीछे भी क्वेश्चन आया था। इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्य नीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है। देखिए, बच्चा जरूरी नहीं हमेशा औपचारिक, बच्चा हमेशा औपचारिक प्रक्रियाएं करे, ऐसा कतई जरूरी नहीं होता है कि फॉर्मल एक्टिविटी ही हमेशा करेगा। वो इनफॉर्मल एक्टिविटीज भी कर सकता है सीखने के दौरान, तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है, ठीक है। तो ए और बी हो जाएगा, ए और बी कहीं पर है, ए और बी चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है। कौन सी ऐसी अप्रोच है, उपागम मतलब कौन सी ऐसी अप्रोच है, ठीक है, जिसको अप्रोच मेन अप्रोच सजेस्टेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित के शिक्षण में कौन सी प्रमुख उपागम लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए रचनावाद। वर्तमान में अगर चाहे एनईपी की बात करें, चाहे एनसीएफ की बात करें, या किसी भी शिक्षण की जो गाइडलाइन निकल के आती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो रचनावाद से आती हैं। रचनावाद ये कहता है कि बच्चा अपने परिवेश में रहकर एक्टिव रूप से सीखता है। वो पैसिव लर्नर नहीं होता है कि कोई सामने एक सिखाने वाला है और डंडा लेके उसको लेक्चर से सिखा रहा है, बल्कि वो अपने समाज में, वातावरण में रह करके एक्टिव रूप से सीखता है, जिसका सपोर्ट जीन पियाजे करते हैं, वाइगोस्की करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, रचनावाद कहते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं इसे, यही होता है। और बाकी जो है शिक्षावाद, इस शिक्षावाद ये कहता है कि एक टीचर है और वो एक शिक्षक प्रमुख होता है, शिक्षक प्रमुख होता है जो कि बच्चों को क्या करता है, पढ़ाता है। तो यहाँ ये टीचर सेंटर्ड होता है। उपयोगितावाद ये होता है, प्रैग्मेटिक होता है कि हम ऐसी चीजें सिखाएं जिससे कि क्या हो, लाभ हो। मतलब प्रैग्मेटिज्म का मतलब ही होता है कुछ भी ऐसा करो जिससे लाभ हो, ठीक है। और व्यवहारवाद आपको पता ही है कि ये करने पर जोर देता है ना, चीजों को करने के बाद उसके रिवार्ड पर भी जोर देता है कि अगर बच्चा वही चीज सीखेगा अगर उसको प्रतिफल मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई सभी चीजें। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। अगर भाषा सटीक नहीं होगी तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और मैथ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। ये स्पष्ट होनी चाहिए। आपको लगता है भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, अगर अस्पष्ट भाषा हो जाएगी, स्पष्ट नहीं रहेगी तो कोई कैसे। और गणित के निष्कर्ष तो बिल्कुल स्वयं सिद्ध होते हैं, तो स्पष्टता की तो कोई गुंजाइश नहीं होती है। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। आप गणित पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की दैनिक भाषा या मदर टंग उसमें यूज होनी चाहिए। मदर टंग अगर यूज नहीं होगी तो आप उसको कैसे सरलता से सिखा सकते हैं। यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने की सहायता होगी। नहीं, अधिक प्राविधिक नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल। आप हाईली टेक्निकल कर देंगे एक बच्चे के लिए भाषा को तो वो कैसे सही से सीख पाएगा। यानी सी और ए इसके सही हो जाएंगे, ए एंड सी कहीं पर है, ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 में गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। 26 में गुणे 5 और 5 का 30 कर दिया और 5 दूनी 10 कर दिया। उसने इस तरह से इसको लिख दिया है। आप देख रहे होंगे कि उसने क्या किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है। अब अगर ऐसा कोई बच्चा कर रहा है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या हमें उसको पढ़ाना चाहिए जिससे कि इस तरह की जो उसकी अवधारणा है वो सही हो जाए। तो क्या किया, एक अंक की एक अंक से गुणा। क्या जरूरी है हम उसको 2 अंक सिखाना चाह रहे हो, वैसे भी वो कक्षा 3 का बच्चा है तो ये तो उसको दिया जा सकता है गुणा, कोई बहुत बड़ा गुणा नहीं दे दिया गया है। तो हम उसको क्यों कह रहे हैं कि हम 2 में गुणे 2 ही सिखाएंगे, उसको 1 अंक का सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां अवधारणात्मक कमी क्या, गुणा तो वो कर रहा है ना, 5 का 30 भी कर रहा है, 5 दूनी 10 भी कर रहा है, गुणा तो आता है उसको। तो हम ये देखेंगे कि क्या सही किया जा सकता है। पहाड़ों का प्रत्यास्मरण नहीं, ये लर्निंग वगैरह जो पहाड़ों की है
रिकॉलिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टेबल वगैरह रटाने की कहीं भी बात आए तो वो गलत होती है। एकांकी संगत, एकांकी संगत क्या होती है? देखिए एकांकी संगत होती है जैसे 1 + 1 = 2, इस तरह की जो संगत होती है। अब जैसे 2 में क्या है, 2 में 1 है, जैसे यहाँ 5 है तो 5 में क्या होता है, 5 में 4 होता है, 3 होता है। तो एक-एक करके जो मिलके चीज़ें संख्याएँ बनती हैं उसको एकाएकी संगत कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा पुनर्समूहीकरण हो जाएगा। पुनर्समूहीकरण क्या होता है इसको समझिए। जब उसने 26 में गुणे 5 किया तो 5 का 30 हुआ जाके, 30 में ये इकाई है और ये दहाई है, और जबकि 26 में आप देखो तो ये दहाई है, ये क्या है, दहाई है। तो हम यहाँ पर 0 को तो इकाई के सामने लिख देंगे, लेकिन इसका पुनर्समूहीकरण करके हम दहाई पे पहुंचा देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13। इसे ही पुनर्समूहीकरण कहते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? आरंभिक संख्या अवधारणा बनने से संबंधित है कौन सा? एकाएकी संगत क्या होता है, अभी हमने बताया 1 + 1 + 1 ऐसे करके, या 1 + 2 कर दो, 1 + 3 ऐसे करके कर दो, 3 2 5 1 6, तो 6 हमने बना दिया। एकाएकी संगत के द्वारा हमने 6 बना दिया, ठीक है। पदानुक्रमित समावेशन, पदानुक्रमित समावेशन क्या होता है? देखिए पदानुक्रमित समावेशन होता है कि जब आप, जैसे ये इकाई हो गई और इस तरह से आप दहाई के आपने डेंस ब्लॉक ले लिए दहाई के, और दहाई का ये एक पूरा ले लिया, और ऐसे करके फिर सैकड़ा का एक लिया जाके, तो ये जो समावेशन वाली पदानुक्रमित समावेशन की बात आती है, इसका मतलब होता है इस सैकड़े में इसका समावेशन है और इस दहाई में किसका समावेशन है, इकाई का समावेशन है। यही पदानुक्रमित समावेशन होता है कि किसी चीज में किन चीजों का, जैसे संख्या जो ग्रुप होता है उसमें किसका समावेशन है। तो इस समूह में दहाई का समावेशन है और इस दहाई में कहीं ना कहीं इकाई के 10 इकाइयों का समावेशन है। इसे ही क्या कहते हैं, पदानुक्रमित समावेशन कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 का मतलब होता है इस 6 में 1 है, या 6 में 2 भी होता है, 6 में 3 भी होता है। ये पद एकाएकी संगत होता है जिससे वो मिलकर बनी होती है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, लगभग जो एक जैसे हैं वही इसके ऑप्शन हो जाएंगे। मूलभूत संक्रियाएं नहीं होगा इसका ऑप्शन, थर्ड नहीं होगा, ठीक है। प्रारंभिक मूलभूत संक्रियाएं आरंभिक संख्या अवधारणा में नहीं आती हैं। मूलभूत जो संक्रियाएं होती हैं ये बाद की बात होती है, मूलभूत संक्रियाएं बाद का विषय होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्न में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त है? देखिए संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? क्या है संज्ञानात्मक संघर्ष, क्या होता है, ठीक है। आपकी जो कॉग्निटिव यहाँ पर दिमाग में उथल पुथल चल रही है, सोचने समझने विचार करने की क्षमता में चल रही है, तो उसका यहाँ पर क्या संबंध है? संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। क्या इसमें कोई कमी आपको लग रही है? नहीं लग रही। संज्ञानात्मक संघर्ष हो रहा है बच्चे को, तो ऐसी कंडीशन में एक टीचर होने के नाते आप विचारपूर्ण प्रयास कीजिए और उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा आपके द्वारा मिल रहा है। अगर आप उसमें बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है भाई। ये बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। देखिए नहीं लगा दिया, क्यों नहीं है? अगर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, अपने दिमाग को चला रहा है, तो वो प्रभावी क्यों नहीं हो सकता? वो तो अच्छी बात है, तो ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित होते हैं। नहीं, संज्ञानात्मक संघर्ष से बच्चे भ्रमित नहीं होते हैं, बल्कि और कुछ नया सीखने को, नया निष्कर्ष निकालने के लिए वो प्रेरित होते हैं या उनके अंदर क्षमता डेवलप होती है। तो केवल ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, यही वाला। नेक्स्ट देखिए, जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है? एक शिक्षिका टेस्ट पेपर तैयार करती है और वो ये कहती है कि जो हमने टेस्ट पेपर बनाया है वह हमारे उद्देश्यों की कसौटी को पूरा कर रहा है, जिसके लिए हमने टेस्ट बनाया था। सपोज अगर हमने जोड़ सिखाया है तो हमने जोड़ के लिए जो टेस्ट बनाया है तो हमारे जोड़ वाले उद्देश्य को वो पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं हमने जोड़ सिखाया और भाग का टेस्ट बना दिया, तो जोड़ के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। तो इस तरह की जो टेस्ट पेपर में जो पक्ष होता है जो मूल्यांकन का, उसको क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। मतलब वो वैलिड है, जिस चीज के लिए बनाया गया था उस चीज को वो जांच रहा है, इसे ही क्या कहते हैं? वैलिडिटी कहते हैं, जांचना, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? जिसके लिए टेस्ट बना है उसको जांचे। दूसरा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों टर्म। व्यवहारिकता से मतलब होता है कि क्या टेस्ट लेने में, जांचने में
आदि जो उसका पूरा प्रोसेस होता है, जो उसका पूरा प्रोसेस होता है टेस्ट का, वो व्यवहारिक है, वो करने योग्य है, वो करने योग्य है। ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी टेस्ट को बनाने में खर्चा इतना आ रहा है कि, है ना, और जांचने में भी आपको पता है कि ऐसा टेस्ट बना दिया कि एक टेस्ट को चेक करने के लिए 10 बच्चों को टेस्ट करने के लिए 4 टीचर कम पड़ रहे हैं। तो यानी उसकी व्यवहारिकता होनी चाहिए, मतलब वो लेने, जांचने, देने का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और उसको सभी लोग किसी भी जगह पे अप्लाई करें तो लोग उसको करा पाए, ठीक है, या शासन उसको करा पाए। विश्वसनीयता जो होती है, रिलायबिलिटी से मतलब होता है कि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए, हर बार सेम आना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, मतलब रिलायबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिलायबल, रिजल्ट सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जांच रहे हो तो उसी टेस्ट पेपर में आप किसी को दे रहे हो 10 में से 5 मार्क्स, और जो दूसरा टीचर उसी टेस्ट को माप रहा है वो 10 में से 9 अंक दे रहा है। तो ये रिलायबिलिटी नहीं है। यानी कि टेस्ट कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसका रिजल्ट बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। और सुसंगत से मतलब होता है कि जो विद्यार्थी, चाहे विद्यार्थी ए उस टेस्ट को दे, चाहे विद्यार्थी बी उस टेस्ट को दे, चाहे कोई भी दे, सबके लिए उसका जो रिजल्ट है, सबके लिए जो रिजल्ट है वो कैसा हो, सेम हो। विश्वसनीयता में थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। विश्वसनीयता से मतलब होता है कितनी भी बार दिया जाए, कितनी भी बार दिया जाए, टेस्ट का रिजल्ट नहीं बदलना चाहिए। बात को समझिए, विश्वसनीयता से मतलब होता है टेस्ट को कितनी भी बार दिया जाए। आज आप दे रहे हो तो आपके 60 नंबर आ रहे हैं, उसी टेस्ट को आप कल लगा रहे हो तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि कल भी 60, 58, 55 नंबर रहे या 62 नंबर रहे। ऐसा नहीं है कल टेस्ट लगा रहे हो तो आपके 15 नंबर आ रहे हैं। यानी टेस्ट कैसा है, विश्वसनीय है। आज आप दो, कल दो, कितनी भी बार दो, उसमें विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और सुसंगत से मतलब होता है कि सबकी समान रूप से रिजल्ट रहना चाहिए, चाहे वो उसको ए दे, चाहे बी दे, चाहे सी दे। ऐसा नहीं है कि इनके परिणामों में बहुत ज़्यादा कैसा होना चाहिए, अगर वही टेस्ट है तो रिजल्ट लगभग उसी तरह से बनेगा जैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। क्या है, असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, असफलता का कतई मतलब नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, बल्कि असफलता तो ये बताती है कि आप किस तरह से सोच रहे हो, आपकी सोच क्या है वो आपको बताती है। चाहे वो गलत है, सही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आपने सोचा किस एंगल से है वो प्रदर्शित करती है। तो ये कभी असफलता गलत हो ही नहीं सकती है। सभी गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल सभी गणित सीख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं जो मैथ्स को सीख ना सकता। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ऐसा कतई नहीं है स्टीरियोटाइप की नहीं मेल ही गणित को सीख सकते हैं, फीमेल नहीं सीख सकती हैं। यानी ये चीज यहाँ पर जेंडर बायस्ड नहीं होती है, ठीक है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि अंतर्ज्ञान, जो आपकी इंट्यूशन होता है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपका इंट्यूशन गणित सीखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो उसको आप हतोत्साहित कैसे कर सकते हैं, हैम्पर कैसे, वो हैम्पर आपके लिए कैसे बाधा खड़ी कैसे कर सकता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये सब सही है और ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम उपयुक्त। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का जो आकलन है वो को शामिल करता है क्या, किसको, देखिए वो शामिल करता है, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किसी भी शिक्षार्थी का आकलन 3 पहलुओं पे होता है, और वो 3 पहलू होते हैं संज्ञानात्मक, वो क्या होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इन आपने देखा होगा कि टैक्सोनॉमी में इनकी बात की गई है, और वहां पर यह कहा गया है कि जो मस्तिष्क संबंधी सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता का विकास होता है वो संज्ञान के अंतर्गत आता है। जो हमारे भावात्मक जो होती हैं, अंदर के हमारे मूल्य होते हैं, विचार होते हैं, जो गुण होते हैं हमारे एक्चुअली अंदर के मूल्यों से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे अंदर
अच्छाई बुराई से रिलेटेड होता है, तो वो भावात्मक डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है। और गत्यात्मक होता है जो शारीरिक रूप से हम सीखते हैं, जैसे एक नट रस्सी पर चल सकता है, तो ये उसका कौन सा साइकोमोटर डोमेन हो गया जाके, गत्यात्मक हो गया जाके, जैसे जिम्नास्ट खिलाड़ी होते हैं। तो ये 3 मोटर्स पे विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्न में से इसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। बिल्कुल बात सही। आधुनिक भारत की जो नींव है वो रखी कहाँ है? प्राचीन भारत के ज्ञान और उसके योगदान पर रखी है। तो ये तो बिल्कुल सही है और ये शामिल करता है। विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके हैं। बिल्कुल सही है। आप सभी जानते होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पूर्व में, यानी जो हमारे पूर्वज थे, उनको इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं थी। इवन हम तो ये कहेंगे कि आज के समय में ये चीज़ें हमारे देश में कमज़ोर हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। खगोल शास्त्र हुआ, चाहे वो गणित हो गई, आर्यभट्ट देखिए और भास्कराचार्य देखिए, कोई भी देखिए, तो ये तब ज़्यादा अच्छी थी बजाय आज के समय के। तो हम कह सकते हैं हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके हैं। ठीक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करें। हाँ, ये भी भारत का ज्ञान होता है, क्योंकि भारत के हर हिस्से में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें पाई जाती हैं जिसका हमें ज्ञान, मतलब जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। आप टूर वगैरह देखते होंगे कि बच्चों को कराए जाते हैं विभिन्न राज्यों के। ये भी से विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाओं से इसका कोई लेना। देखिए, जहाँ भी फॉर्मल असेसमेंट की बात आ जाए, जिसे आप सबमिटिव असेसमेंट भी कहते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं निगेटिव की ओर लेके जाती है कि हम बच्चे को जांचने के लिए नहीं बैठे हैं। अल्टीमेटली हमने पढ़ाया और हम जांच रहे हैं, इसके लिए नहीं बैठते हैं, बल्कि हम उसमें निखार करने के लिए बैठते हैं, उसमें और ज़्यादा संशोधन उसके अंदर हो अवधारणाओं को लेकर, उसके लिए बैठे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े, जो शुरुआती बेसिक स्कूल के बच्चे होते हैं, उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ये ध्यान रखना, कम और ज़्यादा वाली बात ही ध्यान रखना। कम कह देता मतलब निगेटिव हमें देखना है। तो क्या है, देखिए, डीन्स ब्लॉक से हमें इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान होता है। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ इकाई के रूप में भी बॉक्स होते हैं और दहाई के रूप में भी बॉक्स होते हैं, डीन्स बॉक्स जो होते हैं, और सैकड़ा के रूप में होते हैं। गिनतारा में भी आप देखते होंगे, यहाँ पर भी स्थानीय मान सिखाया जाता है। तो आपको गिनतारा में किसी में 1 होता है, तो किसी में 2 गोली, तो किसी में 5 गोली होती है। इस तरह से आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा के विषय में संबंध बता सकते हैं। स्थानीय मान जो चार्ट होता है, इसमें भी संख्याओं के बारे में ही चर्चा की जाती है। एक मुद्रा जो होती है, जो विशेषकर लेन देन से रिलेटेड होती है। किससे होती है? लेन देन से रिलेटेड होती है। जोड़ घटाना पर ये चीज चली जाती है, लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा से बेसिक इसका कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है। तो ये कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होती ऐसा नहीं कह रहे हैं, कम पूछ रहे हैं ना, तो मुद्रा ही हो जाएगी। बाकी सभी इकाई, दहाई, सैकड़ा के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ को विकसित करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कैसा? ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। बिल्कुल सही बात है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके नहीं हो सकते हैं। कोई एक तरीका अकेला सोलो सोल्यूशन नहीं हो सकता है, बहुत से तरीके हो सकते हैं, है ना। ये बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है, क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई करता है। क्या क्या था क्वेश्चन में? विभिन्न प्रकार के तरीके नहीं, विभिन्न प्रकार के तरीके अगर आप यूज कर रहे हो गणित शिक्षण में, तो ये बाधा कैसे डाल रहा है? बाधा तो डाल ही नहीं सकता है भाई। विभिन्न प्रकार के तरीकों का मतलब है आप तो सोल्यूशन निकाल रहे हो, आप वहां पर हैम्पर कहाँ क्रिएट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान है। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके होंगे, तो उन्हें जो आसान लगेगा, स्वाभाविक लगेगा, वो उसको पकड़ लेंगे बच्चे, तो बहुत आराम से सीख जाएंगे। हर स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त, और एक ही सही उत्तर है, यही सही उत्तर है, इस परंपरा से भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो वहां पर कैसा सोच पाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? देखते हैं। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील
गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। बिल्कुल लैब जरूरी है और यहाँ पर क्रियाशीलता आती है, बच्चे करके सीखते हैं, बिल्कुल सही है। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण की अधिगम सामग्री है। ठीक है, रुक जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय करता है। देखिए कितनी गलत बात कही है। क्या कहा गया है? शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। समय व्यय कर क्यों कर देता है? अगर शिक्षण अधिगम सामग्री है तो उनके समय का तो सदुपयोग होगा, क्योंकि उससे वो एक्टिव होकर सीखेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो यही ऑप्शन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? गलत। और आई थिंक गलत ही कथन सबसे अधिक अच्छा उपयुक्त पूछ रहा है। ठीक है, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते। बिल्कुल लेते हैं। पहेलियों में आनंद क्यों नहीं लेते हैं? पहेलियों में आनंद लेते हैं। तब फिर तो यही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण की अधिगम सामग्री। देखिए जहां बात चार्ट्स की आ जाए, और क्योंकि बात ये स्कूल्स की हो रही है, प्राइमरी स्कूल्स की हो रही है, तो जब चार्ट्स की बात होती है, चार्ट्स अच्छे हैं लेकिन आप उनको सबसे अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स भी तो अल्टीमेटली सिंबल से बने होते हैं, चित्रों से बने होते हैं, तो वो सबसे व्यवहारिक नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन छूट जाएगा और गणित की लैब के बारे में बात जो है वो यही हो जाएगी, क्रियाशील गतिविधियों का अवसर हमें प्रदान करती है, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप जानते होंगे लैब में तो क्रियाशीलता होती है। देखिए कक्षा 1 में 182 में -182 -67 क्या कहा गया को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है। 7 को जो घटाना है, किससे घटाना है? 2 में से घटाना है, और 2 छोटा है 7 से, जबकि यहाँ 2 छोटा है 7 से। इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा। इसलिए इस 8 से हमें एक उधार लेना पड़ेगा, और तब हम 12 में से 7 को घटा सकते हैं, और तब हम 8 का यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ 2 की जगह कितना हो जाएगा? 12, और 12 से तब 7 को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार ले रहे हैं, हम 8 से उधार ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? वो कह रही है उधार लेना तो अच्छा होता नहीं, क्यों उधार ले रहे हो किसी से? तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। नहीं, क्यों? डांटना जैसा शब्द कहीं भी आए तुरंत निगेटिव कर दो। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण, आप याद कीजिए हमने शुरुआती क्वेश्चन में बताया था कि पुनर्समूहीकरण क्या होता है। पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। ठीक है, तो पुनर्समूहीकरण हमने बताया था कि अगर 25 है और में 65 आप जोड़ रहे हो तो इकाई की 10 हो रहा है जाके, तो यहाँ 10 का 0 लिखेंगे और 1 को पुनर्समूहीकरण करके हम दाई की तरफ पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यही चीज उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पर देखो बेटा इकाई है और यहाँ कम है, यहाँ से हम 10 लेकर आए हैं तो इसका पुनर्समूहीकरण हमने इधर किया आके। ठीक है, तब ये 12 हुआ जाके। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए? देखिए इबारती सवाल क्या होते हैं? जब प्रश्नों को आप भाषा का रूप देते हैं और व्यवहारिक भाषा में प्रश्न पूछते हैं कि आप फला दुकान पे गए, आपके पास 10 रुपए, 2 रुपए खर्च कर दिए, कितने रुपए बचे? इन क्वेश्चंस को इबारती प्रश्न कहा जाता है। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। सही है, और पूछ क्या रहा था? सही है, यही पूछ रहा था, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? प्राथमिक कक्षा में सूत्रों को याद करना, यही सबसे कम प्रासंगिक है और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दृश्यीकरण के माध्यम से आप सिखा रहे हो, चीज़ों को विजुलाइज करके दिखा रहे हो, मूर्त रूप में दिखा रहे हो, अच्छी बात है। संबंध स्थापित कर रहे हो, निरूपण कर रहे हो, अच्छी बात है। देखिए अगले, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? देखते हैं कैसी करनी है। जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। उपदेशात्मक अगर आप सहभागिता करोगे, डिडक्टिव इन्वॉल्वमेंट करोगे तो वो सही नहीं हो सकता। और वो भी क्यों? केवल आप केवल डिडक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैसे कर सकते हो भाई? बहुत सी चीजें होती हैं वहां पर, बच्चों को भी कुछ बोलना होता है, एक एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट होता है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आर बेस्ड ऑन क्या कह रहा है? इधर देखते हैं, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। हाँ ठीक, ये बात सही है, मूर्त से अमूर्तता की ओर बढ़ना हमेशा अच्छा माना जाता है। पहले कॉन्सेप्ट आप कॉन्क्रीट चीजों से दिखाइए, फिर उसको आप किस एब्स्ट्रैक्ट तरफ लेके जाइए, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। शिक्षक अगर हस्तक्षेप करेगा तो बच्चे सीखेंगे क्या? यानी यही हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जब 7.37 और 7.4 में से सबसे बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या माना। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उन्होंने इसको बड़ा बता दिया। तो एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे और आप कैसे उनको बताएंगे कि आपने गलती की है? दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। रुक जाइए। दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। ठीक है, रुक जाइए। अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। नहीं, आप अधिक उदाहरण देकर इस कॉन्सेप्ट को कैसे सही कर सकते हैं? आप 10 उदाहरण दे दीजिए तो क्या कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा जो उनका अपना बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट? नहीं। अगला देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने, पाठ्य पुस्तक देखने से थोड़ी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। देखिए, दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये भी जो है, दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्याम पट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। एक हद तक सही है, क्लास में हमेशा बताते हैं, हम लोग कहते हैं कि दशमलव 24 लिखा, 21 लिखा है और 3.6 लिखा है, तो इसको प्रसारित करने के लिए कहते हैं कि ये 2 है प्लस 4/10 है प्लस 1/100 है और इस तरह से इसको भी 3 प्लस 6/10, ये प्रसारित करना हो गया, दशमलव को प्रसारित करना। लेकिन इसका अभ्यास कराना कहाँ गया है? उत्तर और सही उत्तर, अपना उत्तर सही करने के लिए कि हम उनसे क्यों कहेंगे सही करने के लिए? हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना, हम उनको समझाएं तो यहाँ पर हम सिर्फ श्याम पट पर लिख रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्न प्रकार से हल किया। ये उसने देखो था और इसको इस तरह से हल कर दिया। 8 7 15 का पूरा 15 लिख दिया और जो भी है। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी है? कौन सी युक्ति है जो सबसे अच्छी है? देखते हैं क्या है। विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। रुक जाइए अभी आप। दूसरा देखिए, विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। नहीं, उनसे हम नहीं कहेंगे कि आप सन्निकटन का उपयोग करिए और अपने उत्तर की तुलना करिए, बिल्कुल नहीं कहेंगे उनसे। क्यों कहें? प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थियों को अपना उत्तर नहीं जांचने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी को गणक कैलकुलेटर का यूज नहीं करवाएंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये बात कही गई एनईपी में, बहुत सी ऐसी बात होती है जब शिक्षक बहुत सी बातों को समझाता है तो बच्चे उस स्तर को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो चीज़ें जब अपने सहपाठियों से वो चीज़ें जब सीखता है या उनसे पता होती हैं उसको, तो उन चीज़ों को वो आसानी से सीख जाता है, ऐसा एनईपी कहती है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो कि सबसे उपयुक्त यहाँ पर है, इसके अलावा कोई है भी नहीं। नेक्स्ट देखिए आंसर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन या आपका टाइलिंग जिसे बोलते हैं, वो गलत लिखा होगा टेसिलेशन का सबसे उपयोग निरूपित करता है, सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है। तो टाइलीगढ़ का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ पर निरूपित हो रहा है वो देखना है हमें। ठीक है, ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए फॉर डेवलपिंग प्रोसीजरल लर्निंग इन ज्योमेट्री। रुक जाइए, कोणों को मापने के लिए टाइलिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, आप भी जानते होंगे। आगे देखिए, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। रुक जाइए, स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए टाइल से किसी भी तरह से स्थानीय मान की अवधारणा विकसित नहीं होती। और पहला क्या था, ज्यामिति में क्रियाविद अधिगम को नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्यों ये होगा। ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने, ज्यामितीय आकृतियों का यूज जब आप करते हैं तो आप वहां पर ढेर सारे पैटर्न बना सकते हैं। आप जानवरों के चित्र, आप कई सारी गाड़ियां, कुछ भी बना सकते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आप उनको टाइलिंग के द्वारा आप उनका पैटर्न बनाते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीति 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। क्यों कर रही है? वो पाठ्यक्रम को कम करने का विचार क्यों कर रही है? परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। प्राप्तांकों से उनको कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। कक्षा में धीमी गति विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, इससे प्रदर्शन नहीं सुधारा जा सकता। आप पाठ्यक्रम कम कर देंगे तो क्या, आप समस्या को छोटा कर देंगे तो क्या उससे समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। देखिए आगे देखिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षक के भार को क्यों कम करना? क्या उसके ऊपर
इतना सारा कुंटल भर का बोझ लदा हुआ है। विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। अगर बहुत सारा वहाँ पर होगा तो वो रटकर सीखेंगे और जिससे बेहतर है कि वो वास्तविक समझ की ओर बढ़े, यही सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित क्या होना चाहिए? कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर क्या यहाँ पर मेमोराइजिंग कुछ भी हो सकता है? नहीं होगा। ऐसे ही हटा दो, उस पे चर्चा ही नहीं करो। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों को बिल्कुल। अगर आपको मैथमेटिकल अप्रोचेस को सिखाना है, कॉन्सेप्ट्स को सिखाना है, तो आप सबसे बेहतर है कि आप गेम्स कराइए, पजल्स कराइए और एक्टिविटी कराइए। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है अवधारणाओं को सिखाने के लिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। नहीं देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 नीति के अनुसार एनसीएफ, ये देखो थोड़ा गलत लिखा है, NCFSE का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षणों के लिए सबसे उपयुक्त है? नैदानिक परीक्षण जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो पता लगाते हैं कि बच्चे में समस्याएं कहाँ पर हैं, लर्निंग गैप कहाँ पर छूट रहा है, क्योंकि हमें जो लर्निंग आउटकम्स थे वो हमें पूरे नहीं मिले हैं, जो हम सिखाना चाह रहे थे वो नहीं सीख पाया है बच्चा, तो उसी के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो क्या पूछ रहा है? परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है, बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है? अब कुछ बच्चे होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो हम गणित के मूल्यांकन में ऐसा क्या करें कि ताकि गणितीय विधि की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता हो जो प्रेरित नहीं है। एक सार्व कक्षा परीक्षा, एक कॉमन क्लास टेस्ट कराएं, क्या टेस्ट कराने से वो मोटिवेटेड हो जाएंगे? नहीं होंगे, आप भी जानते होंगे। एक प्रश्नावली तैयार करेंगे, क्या मोटिवेटेड हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, हम एक ऐसा एक्टिविटी वाला असेसमेंट करेंगे जिससे वास्तव में वो मूल्यांकन करें। वही तो कह रहा था, मूल्यांकन में कौन सी विधि, और मूल्यांकन के लिए वो मोटिवेटेड नहीं है, तो हम क्रिया आधारित मूल्यांकन करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू असेसमेंट करेंगे ताकि वो प्रेरित हों और उसमें भाग लें। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है, अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है, और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह को विकसित करने का प्रयास करा, वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा। बिल्कुल सही है। क्या कर रहा है क्या कर रहा है? गणित का अध्यापक और विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। देखिए, समुच्चय का मतलब होता है, हमने क्या बताया, अगर सब त्रिभुज जैसी आकृति है तो उनको एक जगह रखो, अगर त्रिभुज जैसी आकृति है उनको, गोल जैसी आकृति है तो उनको एक जगह रखो। तो आप इनके क्या बना रहे हो? सेट्स बना रहे हो, समुच्चय बना रहे हो, और समुच्चय बनाना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो यही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियों, कविताओं, पहेलियों, खेल शामिल है, इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? गणित के पाठ्यक्रम को कम करना? नहीं। गणित के बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना? बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी सारी चीजें अगर जोड़ी जा रही तो उसका मतलब है बच्चे की दैनिक जीवन से गणित को जोड़ दीजिए तो बच्चा आसानी से उन चीजों को सीख जाएगा। देखिए, आज से 7 से 8 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में। हमने जो प्लान अपना बनाया है, क्योंकि अभी तक जो भी समस्या नहीं, हम आपको क्लास रेगुलर नहीं दे पाए, लेकिन हमने जो प्लान बनाया वो ये रहा, मैथ की पेडागोजी खत्म, आज से 50 क्वेश्चन की पेडागोजी थी, 50 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो लेटेस्ट 1-2 साल से ना पूछा जाता और इसमें मतलब पूछा जाता और इसमें ना आया हो, तो सभी आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। इसी तरह से हम सोच रहे हैं कि आपकी एक जो क्वेश्चंस की 15 नंबर की मैराथन है उसको करा देते हैं, जिसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और आपके एलसीएम, एचसीएफ से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इवेंट पैटर्न से रिलेटेड, वो एक में कर दें। पॉसिबल होगा, आप ध्यान रखना इस बात को, अगर हमने उसको एक रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो हमारे पढ़ाए हुए सेपरेट क्लासेज हैं इनके मिनी मैराथन के, तो उन सबको कंबाइंड करके हम एक क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाई चांस अगर दूसरी जगह मतलब दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए तो मैथ को फैक्चुअल वाला पार्ट हम हो सकता है अपना पुराना वाला ही कंबाइंड करके आपको दे दें। बहुत बेहतरीन क्लास है, आप उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा। 15 नंबर उससे भी आपके नहीं जाने वाले। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज का पार्ट बनता है और पेडागोजी मतलब सॉरी सीडीपी का पार्ट बचता है, तो उस पर हम फोकस कर लेंगे फिर, तो मैथ्स का वो पार्ट छोड़ देंगे। और एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम प्रॉब्ली कल ही आपको प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरह से आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप उस स्ट्रैटेजी वीडियो को देख लेंगे। और ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप सोच रहे होगे कि कुछ भी ये जो हम बोल रहे हैं तो उसमें
हम सिर्फ ऐसे हवा-हवाई बातें कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब आपकी फर्स्ट 2011 में सीटेट कराई गई थी 10-11 में, तो उस सीटेट को क्या यहाँ कहीं में लिख रखा है? नहीं लिखा है। चलिए वो यहाँ पर नहीं लिखा है, दूसरे उसमें होगा। तो तब से सीटेट को हम देखते चले आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आज का 2, 4, 5 साल का अनुभव है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो वो स्ट्रैटेजी वीडियो होगा वास्तव में आपका ऐसा होगा जो आपको मार्क्स दिलाएगा और आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो पास कराएगा, ठीक है? तो चलिए एक काम आप कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच बढ़े, तो हमें भी मोटिवेशन मिले आगे काम करने का। और लाइक तो कर ही दीजिए अगर पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड अभी यूपी टेट की भी रेगुलर क्लास चलाएँगे, सीटेट में तो नहीं रेगुलर चला पाए और सुपर टेट की भी क्लास चलाएँगे। इसके अलावा भी अगर कुछ भी है वो आपको क्लास चैनल पे मिलेंगे अब रेगुलरली, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।